नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम लोग क्या कर रहे हैं, यूपी टेट की हमारी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। साथियों हम लोगों ने इसके पहले शुरुआत की, हम लोगों ने सिलेबस को एक एक करके देखा। कल हम लोगों ने देखा साथियों मनोविज्ञान का इतिहास। जितना मनोविज्ञान के इतिहास में जो जो चीजें थी हम लोगों ने एक एक करके उसको देखा, उसके प्रकार देखे, कैसे उसकी शुरुआत मानी जाती है, कहां से मानी जाती है उसको देखा हम लोगों ने। इसके बाद जो अत्यंत महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं पूछी जाती है मनोविज्ञान से, आपकी मनोविज्ञान के इतिहास में जो परिभाषाएं पूछी जाती है हम लोगों ने उसके देखा। इसके बाद जो जितने भी वाद निर्धारित किए गए थे, जिससे प्रकारवाद था, उद्देश्यवाद था, आदि जो वाद निर्धारित किए गए थे हम लोगों ने वाद को भी एक एक करके देखा। उससे भी आपके प्रश्न बनते रहते हैं, गेस्टाल्ट वाद थे, इत्यादि अनेक वाद थे। हम लोगों ने साथियों मनोविज्ञान का जितना भी अब तक इतिहास था उसको देखा, क्योंकि वही चीज हम लोगों को लेके चल रहे हैं साथियों, जिससे आपके यूपी टेट की जो परीक्षा जो होने वाली है, अभी तो आपका जो डेट अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए साथियों, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो हम लोग क्या करें, वही चीज पढ़ रहे हैं साथियों जो चीज डायरेक्ट आपके वो परीक्षा में पूछी जाती हो। तो साथियों इसके आज हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी हम लोगों ने कल देखा साथियों शिक्षा मनोविज्ञान का जो इतिहास था, मनोविज्ञान का पूरा इतिहास देखा। आज हम लोग देखेंगे, हमारा दूसरा चैप्टर रहेगा शिक्षा। मनोविज्ञान में शिक्षा का क्या महत्व होता है और शिक्षण विधियां जो निर्धारित की गई हैं हम उसको लेकर चलेंगे। जैसे शिक्षण विधियों से प्रश्न पूछा जाता है, इसके बाद शिक्षा से भी प्रश्न बनता है कि उसकी शुरुआत कैसे होती है, और जो मनोवैज्ञानिक इत्यादि भारतीय विचारक आदि जो विचारक हुए उन्होंने अपने जो मत प्रस्तुत किए हैं शिक्षा को लेकर, हम उसको भी लेकर चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं आज हम लोग क्या क्या चीजें लाए उसको देखते हैं। शुरुआत हम लोग करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान से। शुरुआत करते हैं हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान से। तो इसमें पहले क्या, मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करना ही क्या होता है, शिक्षा कहलाता है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करना ही हमारा क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। इसके बाद कॉलसेनिक एक मनोविज्ञानिक, उन्होंने क्या कहा है, कॉलसेनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ है साथियों, प्लेटो से हुआ, प्लेटो से हुआ है। इसके बाद क्या हुआ, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म अरस्तु से हुआ है। जो जो मनोविज्ञानिक उन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। आगे क्या दिया है, शिक्षा मनोविज्ञान को लोकप्रिय प्रचलित बनाने का कार्य किसने किया है, रूसो ने किया है। तो कॉलसेनिक किसको माना है, प्लेटो को माना है। स्किनर ने किसको माना है, अरस्तु को माना। और शिक्षा मनोविज्ञान को अगर लोकप्रिय या फिर प्रचलित करने का अगर मुख्य कारण माना जाए किसने किया है साथियों, तो वो किसने किया, आपका रूसो ने किया है। इसके बाद रूसो व फ्रॉवेल, दो मनोवैज्ञानिक रूसो व फ्रॉवेल को माना है। आगे देखते हैं, रूसो का शिक्षा पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ एमिल, जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत ही बार मतलब परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हो, चाहे वो टेट हो चाहे सुपर टेट, परीक्षा में पुस्तक पूछी जाती है कि रूसो की पुस्तक का नाम एमिल, जो इनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, एमिल जो इनका है ये पूछा जाता है। तो रूसो का शिक्षा पर लिखा गया, शिक्षा पर इन्होंने अपना जो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या था, एमिल था। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। दिया है शिक्षा मनोविज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने वाले विद्वान पेस्टालॉजी व हर्बर्ट हैं। शिक्षा मनोविज्ञान को अगर मनोवैज्ञानिक स्वरूप देने की बात करने की आएगी साथियों, तो किसको माना जाएगा, आपका पेस्टालॉजी एवं हर्बर्ट स्पेंसर को माना जाएगा। आगे देखते हैं, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म अमेरिका में, अगर आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म अगर पूछे 1900 में अमेरिका में हुआ था। इसके बाद देखें, शिक्षा मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में मान्यता 1920 ईस्वी में अमेरिका में मिली। ठीक है, इस पर हम लोग कल शिक्षा मनोविज्ञान जब इतिहास हम लोगों ने देखा, तो साथियों हम लोग क्या किया, एक एक चीज पूरा करके देखे। 1920 में थॉर्नडाइक की पुस्तक आती है, उसमें हम लोगों ने एक एक चीज करके सब कुछ पूरा एक एक चीज करके उसमें विस्तृत रूप से हम लोगों ने देखा है। आगे देखते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन अमेरिका द्वारा 1940 में शिक्षा मनोविज्ञान पर सबसे पहले शोध कार्य प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्या दिया है। अब हम लोग साथियों शुरुआत करते हैं शिक्षा। शिक्षा क्या होती है उसको लेके चलेंगे। शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई, किन शब्दों से बनकर मिलकर शिक्षा बना हुआ है, एक एक करके हम सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं शिक्षा क्या होती है, उसको लेके चलते हैं। शिक्षा अंग्रेजी भाषा के शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। शिक्षा हमारा क्या है, अंग्रेजी भाषा के शब्द एजुकेशन का क्या है साथियों, हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। आंतरिक शक्तियों का, अंतर्निहित शक्तियों का क्या होता है साथियों, विकास करना। तो सर्वप्रथम क्या होता है, शिक्षा अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द से बना है। एजुकेशन शब्द जो हिंदी रूपांतर शब्द, लेकिन लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से वो बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, अंतर्निहित शक्तियों को अभिव्यक्त करना।
आगे देखते हैं शिक्षा संस्कृत के किस धातु से बना साथियों, तो शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना। शिक्षा हमारा किस बना है साथियों, तो शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना। आगे बढ़ते देखते हैं, अब हम लोग देखें कुछ कोटेशन, कुछ परिभाषाएं जो हमारे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई बहुत ही प्रचलित परिभाषाएं, जिससे आपको शिक्षा में जो प्रश्न बनते हैं हम उसको लेकर चलते हैं। देखते हैं प्लेटो के अनुसार क्या इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है शिक्षा से अभिप्राय वह प्रशिक्षण जिसके द्वारा बालकों में सद्गुण की मूल प्रवृत्तियों तथा इस हेतु आदतों के निर्माण से है। इन्होंने क्या कहा है, शिक्षा से अभिप्राय वह प्रशिक्षण है जिसके द्वारा बालकों में सद्गुण की मूल प्रवृत्तियों तथा इस हेतु आदतों के निर्माण से है। अगली परिभाषा देखते हैं साथियों महात्मा गांधी के अनुसार, यह परिभाषा आपकी पूछी जाती है, इसको देखते हैं। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालकों एवं मनुष्य में शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति से है। इन्होंने क्या कहा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा की सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास से होता है। ये किसकी कोटेशन है, किसकी परिभाषा है, तो महात्मा गांधी जी की। बढ़ते हैं आगे, हम लोग देखते हैं साथियों अगली परिभाषा रविन्द्रनाथ टैगोर की। अगली परिभाषा है रविन्द्रनाथ टैगोर की। इन्होंने क्या कहा है, शिक्षा वह ज्ञान है जो केवल सूचनाएं ही नहीं देता अपितु मनुष्य के जीवन और उसके संपूर्ण वातावरण के प्रति वो क्या करता है, समायोजन स्थापित करता है। ये किसने कहा, ये कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे देखते हैं जॉन लॉक की परिभाषा। जॉन लॉक के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा जिस प्रकार पौधे का विकास कृषि के द्वारा होता है उसी प्रकार मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। इन्होंने क्या कहा साथियों, जॉन लॉक ने क्या कहा है कि जिस प्रकार पौधे का विकास कृषि के द्वारा होता है उसी प्रकार क्या होता है, मनुष्य का विकास किसके द्वारा होता है, आपका शिक्षा के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं अरस्तु की परिभाषा हम लोग देखते हैं। इन्होंने क्या कहा है, अरस्तु का स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। निवास का निर्माण करना ही क्या हमारा कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। अगली परिभाषा हमारी किसकी, विवेकानंद की। इनको देख लेते हैं। विवेकानंद के अनुसार इन्होंने क्या, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी अंतर्निहित शक्तियों का क्या करता है, विकास करता है। इन्होंने क्या कहा है, विवेकानंद जी ने क्या कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी अंतर्निहित शक्तियों का क्या करता है, विकास करता है। अगली परिभाषा किसकी है, पेस्टोलॉजी की। इसको देखते हैं। मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास ही क्या होती है, शिक्षा होती है। अगर पेस्टोलॉजी के क्रम में बात करें साथियों, उन्होंने क्या कहा है, मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्य पूर्ण एवं प्रगतिशील विकास करना ही हमारा क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। अगला दिया, महात्मा गांधी ने मातृभाषा शिक्षण का सूत्र दिया था। महात्मा गांधी ने मातृभाषा शिक्षण का सूत्र दिया, उसमें उन्होंने 3H बताए थे। जो 3H बताए थे वो बार बार आपका पूछता है, उसको याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने जब मातृभाषा शिक्षण का सूत्र दिया था तो उसमें उन्होंने 3H बताए थे। 3H कौन कौन से होते हैं, हमारा पहला हार्ट होता है, हेड होता है और हैंड होता है। इस चीज को आप नोट कर लेंगे। 3H में अगर पूछा जाएगा तो कौन कौन सा होता है, हार्ट होता है हमारा, और क्या होता है, हेड होता है और हैंड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या कहा इन्होंने। विज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों की व्याख्या एवं वर्णन करती है। विज्ञान जो क्या करती है, हमारी बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो अनुभव होते हैं, जो कुछ भी अनुभव करते हैं, सीखते हैं, उनका क्या करता है, व्याख्या एवं वर्णन करती है। आगे देखते हैं कॉलसैनिक ने क्या कहा है। कॉलसैनिक शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान के अनुसंधानों व सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या इन्होंने अध्ययन किया जाता है। यह किसने कहा है, तो आपको कॉलसैनिक ने कहा है। अगली परिभाषा किसकी है, प्रो HR भाटिया। प्रो HR भाटिया, इन्होंने कहा है शैक्षणिक पर्यावरण में किसी विद्यार्थी या व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अगर प्रो HR भाटिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इन्होंने क्या कहा है, शैक्षिक पर्यावरण में किसी विद्यार्थी या व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन ही क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली परिभाषा देखिए स्किनर की। इन्होंने क्या कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व क्या होते हैं, शामिल होते हैं। फिर अगली परिभाषा, 3 परिभाषाएं इन्होंने एक एक करके सबको देखेंगे साथियों। शिक्षा में जो परिभाषाएं इनकी तीरों से हमेशा पूछी जाने वाली परिभाषाएं हैं। अगली परिभाषा, मनोविज्ञान व्यक्तित्व के सभी पहलुओं से क्या होता है, संबंधित होता है। आगे इन्होंने क्या कहा, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की क्या होती है, एक आधारशिला होती है। तो ये तीनों परिभाषाएं किसकी है साथियों, तो स्किनर की है।
आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के घटक या चर कहे तो कितने हैं? 5। शिक्षा मनोविज्ञान के घटक या चर कहे तो शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में कितने हैं? 5। पहला क्या होता है? हमारा शिक्षक होता है। दूसरा विद्यार्थी, सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? हमारा यही विद्यार्थी होता है। तीसरा परिस्थितियां होती हैं और चौथा हमारा पाठचर्या होता है। पांचवा शिक्षण विधियां। पांचों घटकों में शिक्षार्थी सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, शिक्षण विधियां होती हैं, पांचवी घटक हमारी कौन होती है, और विद्यार्थी क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण घटक इसमें माना जाता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या कहता है, इसको देखते हैं एक एक करके, इसको हम लोग देखते हुए चलेंगे साथियों। पहला है हमारा बालक के अभिवृत्ति व विकास का अध्ययन। बालक के अभिवृत्ति व विकास का अध्ययन करना क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। इसके बाद क्या होता है? बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन करना। फिर हमारा अगला क्या है? बालक की रुचियों, अभिरुचियों, अवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना। ठीक है, ये सब चीजें क्या होती है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आगे हमारा दिया है बालक के वंशानुक्रम व वातावरण का क्या करना है? अध्ययन करना। फिर अगला देखते क्या है? बालक के शारीरिक विकास, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास का क्या होता है? अध्ययन करना होता है। फिर दिया है विभिन्न शिक्षण विधियों का अध्ययन। अगला दिया है प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक, विकलांग बालक, अपराधी बालक एवं मानसिक रोगों से ग्रस्त बालकों का अध्ययन करना। अगला हमारा क्या है? शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन। ये सब चीजें क्या है? हमारा शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। फिर नोट में देखते हैं क्या कहा है। नोट में हम लोग देखते हैं साथियों, मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक है जबकि शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक क्या है? शाखा है। अगर बात करें मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक। व्यापक मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान के अंतर्गत उसकी एक शाखा है साथियों। ये सब चीजें आप एकदम देखते हुए चलेंगे। बढ़ते हैं आगे, हम लोग देखते हैं दिया है शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक महत्व। शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक महत्व क्या होता है, उसको देखते हैं। पहला हमारा दिया है बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना। अगर हम शैक्षिक महत्व की बात करें तो उसमें क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा पर महत्व देना। बालक को मुख्य बिंदु, मुख्य केंद्र मानकर क्या करना? शिक्षण जो अधिगम की प्रक्रिया, पठन पाठचर्या, उसको पूर्ण रूप से संचालित करना। आगे दिया दूसरा, छात्रों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होना। जो शिक्षण प्रक्रिया हमारी ऐसी है जो छात्रों को ज्ञान प्रदान करने में क्या हो साथियों? सहायक हो। फिर दिया है सामाजिकता का विकास करना। ऐसी शिक्षण प्रक्रिया, ऐसे टूल्स जो आधारित अधिगम हो, वो क्या हो? सामाजिक विकास, बच्चे का सामाजिक रूप से भी विकास करता हो। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होना। आगे दिया है शैक्षिक पद्धतियों की जानकारी होना। नेक्स्ट हमारा क्या है? छात्रों के समस्या समाधान में क्या होता है? वो समस्या समाधान में सहायक होता है। फिर मूल्यांकन एवं परीक्षण में उपयोगी होता है। ऐसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो जो क्या हो? मूल्यांकन एवं क्या होता है? उनकी परीक्षण में क्या हो? बहुत ही उपयोगी साबित हो। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं छात्रों को शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन में क्या करते हो? सहायता प्रदान करने वाली पाठचर्या हो, अधिगम जो चीजें सिखाई जाती हो कैसी हो? शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन में सहायता करने वाली हो। ये थे शिक्षा मनोविज्ञान के शैक्षिक महत्व। आगे बढ़ते हैं, देखते क्या दिया है। मनोविज्ञान की प्रमुख विधियां, इनसे भी प्रश्न आपके बनते हैं साथियों कि मनोविज्ञान की प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती है, उस विधियों से भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला हमारा दिया है आत्मनिष्ठ विधि। पहला हमारा कौन सी विधि है? आत्मनिष्ठ विधि है। यह क्या है? व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन स्वयं के द्वारा या किसी अन्य की सहायता से किया जाता है, इसे आत्मनिष्ठ विधि कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला भाग क्या हमारा? आत्मनिरीक्षण, जिसे अंतर्दर्शन विधि भी कहते हैं। आत्मनिरीक्षण जिसे अंतर्दर्शन विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है साथियों? इस विधि के अगर प्रवर्तक की बात करें तो डेकार्ते हैं। डेकार्ते आपके हैं, सन फ्रांसिस गाल्टन है, विलियम वुंट है और टिचनर आदि माने जाते हैं। इसे आत्मगाथा विधि के नाम से भी जाना जाता है। आत्मनिरीक्षण विधि को आत्मगाथा विधि के नाम से भी जाना जाता है। अगला इसमें दिया, इसके दो भाग, आत्मनिष्ठ विधि के दो भाग होते हैं। आत्मनिष्ठ जो हमारा, उसमें आत्मनिरीक्षण विधि जिसे हम क्या कहते हैं? अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है? वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है साथियों? इसमें किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जब किसी व्यक्ति के व्यवहार का परीक्षण किया जाता है तो वह वस्तुनिष्ठ विधि कहलाती है। इसके निम्न भाग होते हैं। इसके भी वस्तुनिष्ठ विधि के भी क्या होते हैं साथियों? निम्न अनेक प्रकार से भाग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इसके भागों को हम देख लेते हैं। पहला दिया प्रयोगात्मक विधि। अगर इसके प्रवर्तक की बात करें तो कौन है? विलियम वुंट है। दूसरा है जीवन इतिहास विधि। इसके अगर प्रवर्तक की बात करें तो कौन है? जीवन इतिहास विधि, तो टाइडमैन है। इसके बाद तीसरा है आपका निरीक्षण विधि। फिर क्या? उपचारात्मक विधि। आगे हमारा विकासात्मक विधि। फिर दिया हमारा क्या? मनोविश्लेषणात्मक विधि, जिसके प्रवर्तक कौन? आपके सिगमंड
फ्रायड है। फिर दिया है तुलनात्मक विधि, इसके बाद सांख्यिकी विधि, परीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, जिसके प्रवर्तक सुकरात उर्वरथ ने इस विधि को क्या किया है, प्रसिद्ध किया है। तो ये 11 विधियां जो किसके अंतर्गत आती है, वस्तुनिष्ठ विधि के प्रकार के अंतर्गत ये सब सारी विधियां आती हैं। ठीक है, आप एक एक करके सारी विधियों को नोट कर लीजिएगा, ध्यान से इस चीज को देख लीजिएगा। बढ़ते आगे, हम क्या दिया हमारा, अब हम लोग देखेंगे एक एक करके देखेंगे आत्मनिष्ठ विधियां। हम लोगों ने जो पहला पढ़ा आत्मनिष्ठ विधियां उसको देखते हैं। इसमें दिया आत्मनिरीक्षण विधि। आत्मनिरीक्षण विधि में क्या दिया है, इस विधि के समर्थक जॉन लॉक, डेकार्टे, फ्रांसिस गाल्टन माने जाते हैं। अगर आत्मनिरीक्षण विधि की बात करते हैं तो इसके समर्थक कौन होते हैं आपके, तो जॉन लॉक, डेकार्टे और कौन होते हैं, फ्रांसिस गाल्टन। आगे दिया है मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन करना, ये क्या होता है, आत्मनिरीक्षण कहलाता है। आत्मनिरीक्षण क्या होता है साथियों, कि मस्तिष्क के द्वारा क्या करना है, स्वयं के बारे में, स्वयं की जो क्रियाशीलता, जो कार्य करते हैं, स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन करना, ये हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों, तो आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण विधि कहलाता है। इस विधि में व्यक्ति अपना स्वयं का अध्ययन करता है। आत्मनिरीक्षण, आत्म मतलब स्वयं होता है साथियों, तो स्वयं का निरीक्षण किस विधि के द्वारा अगर किया जाएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा आत्मनिरीक्षण विधि कैसी विधि, इसमें क्या करते हैं, स्वयं का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा दिया कथा कथन विधि। कथा कथन विधि, इसमें क्या होता है, इस विधि में पूर्व अनुभव तथा व्यवहार के आधार पर व्यक्ति का लेखा तैयार किया जाता है। इस विधि में क्या होता है साथियों, किसी भी व्यक्ति के पूर्व अनुभव और आधार के व्यवहार के आधार पर क्या करते हैं, व्यक्ति का लेखा जोखा तैयार करते हैं। आगे दिया है मनोवैज्ञानिक तैयार लेखा के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। मनोवैज्ञानिक जो लेखा तैयार किया जाता है उस पर निष्कर्ष निकालते, एक निष्कर्ष देते हैं अपना। इस विधि के दोष व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव तथा, इस विधि के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, दोष व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव तथा व्यवहार का ठीक से पुनः स्मरण नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में वह अपनी ओर से कुछ जोड़कर कह देता है, जिससे परिणाम आप विश्वसनीय प्राप्त नहीं होते हैं। मतलब परिणाम क्या होते हैं, वो विश्वसनीय प्राप्त नहीं होते हैं, और व्यक्ति कोई चीज क्या होता है, स्मरण, अर्थात उस चीज को समझ याद नहीं कर पाता है। आगे बढ़ते हैं, फिर दिया हमारा वस्तुनिष्ठ विधि। अब वस्तुनिष्ठ विधि हम लोग देखते हैं, उसमें देखे तो हम लोग प्रयोगात्मक विधि, बहुत सारी विधियां देखे थे। अब एक एक करके देखेंगे प्रयोगात्मक विधि क्या होती है। इसमें देखते हैं इस विधि के समर्थक विलियम वुड टिचनर हैं। हम वही विधि देखेंगे साथियों जो परीक्षा में आपके बार बार पूछी जाती है। 11 विधि दी है, लेकिन साथियों सभी परीक्षा में महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसी को लेकर चलेंगे। अगर प्रयोगात्मक विधि के समर्थक की बात करें, विलियम वुड और कौन है, टिचनर है। आगे दिया है पूर्व निर्धारित दशाओं के आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है, प्रयोगात्मक विधि कहलाता है। पूर्व निर्धारित दशाओं के आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन करना, ये हमारा क्या कहलाता है, प्रयोगात्मक विधि कहलाती है। फिर दिया जेम्स ड्रेवर के अनुसार, जेम्स ड्रेवर ने देखिए क्या कहा है, प्रयोगात्मक विधि के बिना मनोविज्ञान अधूरा है। इन्होंने क्या कहा है, प्रयोगात्मक विधि के बिना मनोविज्ञान क्या है, अधूरा है। ये किसकी कोटेशन है, किसकी परिभाषा है, तो जेम्स ड्रेवर की। आगे दिया है इस विधि द्वारा मानव तथा पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया था। ये बहुत बार पूछता है साथियों, इस चीज को आप नोट कर लेंगे कि किस विधि के द्वारा मानव तथा पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो साथियों आप उस चीज को नोट कर लेंगे, प्रयोगात्मक विधि के द्वारा मानव एवं पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा दिया है जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि के बारे में देखते हैं साथियों क्या क्या चीजें दी है। इसे व्यक्ति इतिहास विधि भी कहते हैं। जीवन इतिहास विधि को व्यक्ति इतिहास विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि के प्रवर्तक कौन है साथियों, तो टाइडमैन है। इस विधि के प्रवर्तक कौन है आपके, टाइडमैन है। इसमें व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहार अर्थात असामान्य व्यवहार के कारणों की खोज की जाती है। आगे देखते हैं, जीवन इतिहास विधि को सबसे मुख्य पॉइंट साथियों, इससे निदानात्मक विधि के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इस लाइन को एकदम देख के जाइएगा। इस निदानात्मक विधि को और किस नाम से, जीवन इतिहास विधि के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। हमारा जो जीवन इतिहास विधि या फिर निदानात्मक विधि अगर उसका नाम दिया गया है तो सबसे ज्यादा प्रयोग अगर निदानात्मक दे देगा साथियों, जीवन इतिहास विधि को निदानात्मक विधि के नाम से भी जाना जाता है। और उसका सबसे अधिक अगर प्रयोग कहें तो किसमें होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में आपका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। क्योंकि साथियों क्या होता है कि अगर हम कारण जानेंगे तभी तो उसका उपचार करेंगे, तो ये सब चीजें क्या होती है। अगला देखते हैं क्या दिया हमारा, उपचारात्मक विधि। यह विधि बालकों के आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने तथा पिछड़े बालकों के सुधार हेतु उपयोगी है। उपचारात्मक क्या होती है, कोई भी चीज क्या होता है, बच्चे के कारणों को पता लगाना, पता लगाकर ही हम क्या करते हैं, उसका निदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली विधि देखते हैं।
दिया है विकासात्मक विधि। अगली विधि हमारी क्या है, विकासात्मक विधि दी है। इसे आनुवंशिक या उत्पत्ति मूलक विधि भी कहते हैं। अगर विकासात्मक विधि की बात करें साथियों, इसे किस नाम से जानते हैं, तो आनुवंशिक या उत्पत्ति मूलक विधि के नाम से भी यह जानी जाती है। इसमें बालक के वृद्धि तथा विकास का अध्ययन किया जाता है। इसमें बालक के जन्म से वृद्धावस्था तक अवस्थाओं का भी क्या होता है, अध्ययन होता है। मतलब इसमें विकासात्मक विधि में बच्चे की वृद्धि तथा विकास का अध्ययन के साथ साथ बच्चे के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक क्या होता है, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगली विधि हमारी है मनोविश्लेषण विधि, मनोविश्लेषणात्मक या मनोविश्लेषण विधि। इसके समर्थक सिगमंड फ्रायड हैं। इसमें व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक विधि में क्या होता है साथियों, प्रवर्तक अगर पूछेगा तो आपको कौन है, सिगमंड फ्रायड है। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति के अचेतन मन का क्या होता है, अध्ययन किया जाता है। अगली विधि हमारी क्या है, तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में क्या होता है, इसमें व्यवहार संबंधी समानताओं तथा असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। तुलना मतलब क्या होता है, किसी कंपेयर करना। तो इसमें क्या होता है कि व्यवहार संबंधी जो भी समानता असमानता होती है उसके हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, उनके व्यवहारों का हम तुलना करते हैं। अगली विधि हमारी सांख्यिकी विधि। इसमें बालक की समस्या से संबंधित तथ्य एकत्रित करके परिणाम निकाले जाते हैं। इसमें क्या होता है, अगर सांख्यिकी विधि की बात करते हैं तो इसमें बालक की समस्या से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं, तथ्य को एकत्रित करके उनका क्या होता है, परिणाम निकाला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आठवां दिया है साक्षात्कार विधि। आठवां दिया है क्या हमारा, साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि में क्या होता है, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई बातचीत को साक्षात्कार विधि कहते हैं। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई बातचीत को हम क्या कहते हैं साथियों, साक्षात्कार विधि के नाम से जानते हैं। यह बालकों की संवेदना तथा अवृत्ति को जानने हेतु, यह बालकों की क्या होती है, संवेदना तथा अवृत्ति को जानने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि कहलाती। कौन सी विधि आपकी, साक्षात्कार विधि। आगे देखते हैं, साक्षात्कार लेने के 3 तरीके होते हैं। मतलब किसी भी अगर ये पूछा जाता है साक्षात्कार लेने के कितने तरीके होते हैं, तो 3 तरीके होते हैं। आपके कौन कौन से हम एक एक करके देखते हैं। संरचित साक्षात्कार, इसमें प्रश्न पूर्व में निर्धारित होते हैं। अगर संरचित साक्षात्कार की बात करता है, इसमें प्रश्न जो होते हैं पूर्व से ही क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। दूसरा दिया असंरचित साक्षात्कार, इसमें प्रश्न पूछने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तीसरा है अर्ध संरचित साक्षात्कार, इसमें प्रश्न पूछने का विषय निर्धारित होता है परंतु प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होती है। ये सब साक्षात्कार विधि के अंतर्गत आते हैं साथियों। अगला बढ़ते हैं, देखते हैं। आगे दिया हमारा क्या, विभेदात्मक विधि। विभेदात्मक विधि, ठीक है, विभेदात्मक विधि। इसमें क्या होता है साथियों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन तथा उनका सामान्यीकरण किया जाता है। विभेद मतलब क्या होता है, अलगाव, अलग अलग करना। व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन तथा उनका सामान्यीकरण किया जाता है। अगली विधि हमारी क्या है साथियों, मनोभौतिक विधि। मनोभौतिक विधि, इस पर क्या होता है साथियों, इसमें होता है मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अगर मनोभौतिक विधि की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का क्या होता है, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। बढ़ते आगे देखते हैं, निरीक्षण या बहिदर्शन विधि। निरीक्षण या क्या होता है साथियों, बहिदर्शन विधि। इसके अंतर्गत देखते हैं, इस विधि के प्रतिपादक जेबी वाटसन है। अगर साथियों निरीक्षण या बहिदर्शन विधि के प्रतिपादक की बात करता है तो आपके कौन है, जेबी वाटसन है। व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशाओं को जानना ही बहिदर्शन है। व्यवहारों का निरीक्षण करके उनके मानसिक दशाओं को, मानसिक प्रकृति जो की दशाएं होती हैं उनको जानना ही हमारा क्या कहलाता है, बहिदर्शन विधि कहलाता है। इस विधि में व्यवहार को देखकर अध्ययन किया जाता है। इस विधि में निरीक्षण या फिर बहिदर्शन विधि में क्या होता है साथियों, इसमें क्या होता है कि व्यवहार को देखकर क्या होता है, उसका अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं, इसे अवलोकन विधि या प्रेक्षण विधि भी कहते हैं। अगर बात करें निरीक्षण विधि को तो इसे किस नाम से जाते हैं, अवलोकन विधि। अवलोकन विधि या फिर प्रेक्षण विधि के नाम से जानते हैं, या फिर प्रेक्षण विधि के नाम से जानते हैं। अवलोकन विधि या फिर प्रेक्षण विधि के नाम से किसको जानते हैं साथियों, तो निरीक्षण या बहिर्दर्शन विधि के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है निरीक्षण विधि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार होती है। निरीक्षण विधि भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला हमारा दिया सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन में इसमें क्या होता है, अध्ययन करता समूह का सदस्य बनकर अवलोकन करता है। सहभाग का मतलब होता है, सहभागी का मतलब होता है कोई भी चीज क्या होते हैं, समूह में कोई कार्य करना, साथ साथ कोई कार्य करना। दूसरा है असहभागी अवलोकन, इसमें अध्ययन करता व्यवहार का अध्ययन दूर बैठकर करता है। ये क्या थे साथियों, निरीक्षण विधि के प्रकार। सहभागी और क्या होता है असहभागी। सहभागी में क्या होता है, साथ साथ रहते हैं। असहभागी में क्या होते हैं, दूर बैठकर कोई भी चीज अध्ययन करता
दूर बैठकर उस चीज को क्या करता है, उनके व्यवहारों का अध्ययन करता है। तो ये थे साथियों, मतलब हम लोगों ने आज पूरी चीजें मनोविज्ञान के इतिहास के बाद आज हम लोगों ने देखा शिक्षा, मनोविज्ञान जो शिक्षा थी, शिक्षा को एक एक करके पूरा देखा। इसके बाद जो शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षण विधियां होती हैं, हम लोगों ने शिक्षण विधियों को देखा, जो विधि आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, उसके अंतर्गत भी जितनी भी विधियां अब तक की पूछी जाती हैं, उनसे भी जितने भी प्रश्न बनते हैं, हम लोगों ने एक एक करके आज पूरे टॉपिक को क्लियर कर लिया साथियों। वही चीज हम लोगों ने देखा जिससे आपके डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न बनते रहते हैं। तो साथियों, सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण सूचना, आप लोग जमकर वीडियो के क्या कीजिए साथियों, जमकर एकदम शेयर कीजिए। तो साथियों, आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो साथियों, हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।